सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 का, यानी सरफेस केमिस्ट्री का, जिसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। इस सरफेस केमिस्ट्री के हमारे 11 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। यानी पिछले वीडियो में हमने अधिशोषण और उत्प्रेरण इन टॉपिकों का डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा अधिशोषण वाला टॉपिक और उत्प्रेरण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उत्प्रेरण में हमने एंजाइम उत्प्रेरण का अध्ययन किया, जियोलाइट उत्प्रेरण का अध्ययन किया। आज इस सरफेस केमिस्ट्री का हमारा पार्ट नंबर 12 रहेगा और इस 12 पार्ट में हम एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोलॉइड, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी अपन कह सकते हैं कि इस सरफेस केमिस्ट्री का कोलॉइड वाला टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम इस पार्ट नंबर 12 में कोलॉइड टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार अंत तक बने रहिए आप। देखिए, कोलॉइड हमारा टॉपिक है। कोलॉइड यानी अपन कह सकते हैं कि थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने पदार्थों को विसरित होने की क्षमता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि थॉमस ग्राहम ने पदार्थों को विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं थॉमस ग्राहम, क्या नाम है वैज्ञानिक का? थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया। पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में बांटा। देखो क्या कहा हमने कि थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने विसरित होने की प्रवृत्ति कह सकते हैं या विसरित होने की क्षमता कह सकते हैं के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया। दो भाग कौन से? एक तो कोलॉइड और दूसरा क्रिस्टलोइड। देखो पहले बात कर रहे हैं हम कोलॉइड की। कोलॉइड कोलॉइड के बारे में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं। क्या कहेंगे? वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहेंगे कोलॉइड के बारे में? हम कहेंगे वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं, नहीं
हो पाते हैं, विसरित नहीं हो पाते हैं, कोलोइड कहलाते हैं। कोलोइड कहलाते हैं। देखो क्या कहा, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं कोलोइड कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्टार्च, गोंद, स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, इत्यादि। स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज इत्यादि, ये कोलोइड पदार्थ हैं। यानी ये पदार्थ जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं, इन्हें हम कोलोइड कहते हैं। ये पहला प्रकार है विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर। अब लेते हैं दूसरा। देखो दूसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्रिस्टलाभ, या इसे कहते हैं क्रिस्टेलोइड। देखो ये जो नाम है ये इसका अंग्रेजी नाम है, क्रिस्टेलोइड। तो क्रिस्टलाभ कह दो या क्रिस्टेलोइड कह दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या लिया हमने, क्रिस्टलाभ या क्रिस्टेलोइड। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टेलोइड कहलाते हैं। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं, जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं, क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। क्या कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलोइड कहलाते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे शर्करा, यूरिया, NaOH, NaCl इत्यादि। क्या कहा, शर्करा, यूरिया, NaOH, NaCl इत्यादि। तो ये देखो ये दो प्रकार हो गई, पहला कोलोइड और दूसरा क्रिस्टेलोइड। थॉमस ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर, यानी जंतु झिल्ली में से विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को दो भागों में डिवाइड किया। पहला कोलोइड। कोलोइड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं कोलोइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज इत्यादि। ये कोलोइड के एग्जाम्पल हैं। दूसरा प्रकार है हमारे पास क्रिस्टलाभ या क्रिस्टेलोइड।
क्या कहेंगे इसे? क्रिस्टलाब या क्रिस्टेलॉइड। यानी अपन कह सकते हैं वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टेलॉइड या क्रिस्टलाब कहलाते हैं, जैसे शर्करा, यूरिया, NaOH, NaCl इत्यादि। अब देखो, थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई एक पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टेलॉइड की भांति व्यवहार करता है और दूसरे विलायक में वही पदार्थ दूसरे विलायक में कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। यानी अपन कह सकते हैं आगे चलकर थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण पूर्णतया संतोषजनक नहीं था। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। संतोषजनक नहीं था क्योंकि, ध्यान से समझना कारण क्या आएगा, क्योंकि कोई एक पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टेलॉइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि अन्य विलायक में वह कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। देखो क्या कहा हमने कि थॉमस ग्राहम का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था क्योंकि कोई एक पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टेलॉइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि अन्य विलायक में वह कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे पहला एग्जांपल समझना आप, NaCl जल में क्रिस्टेलॉइड की भांति व्यवहार करता है। NaCl जल में क्रिस्टेलॉइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि बेंजीन में कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। जबकि बेंजीन में कोलॉइड की भांति व्यवहार करता है। देखो
पहला एग्जाम्पल क्या लिया हमने NaCl का, कि NaCl जल में तो क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि बेंजीन में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। दूसरा एग्जाम्पल लें अपन कह सकते हैं साबुन जल में कोलोइड की भांति, साबुन जल में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है, कोलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि एल्कोहल में क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि एल्कोहल में क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है। देखो, यानी इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि थॉमस ग्राम का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि कोई एक पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि अन्य विलायक में वह कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। हमने दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का, कि NaCl जल में तो क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि बेंजीन में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। दूसरा एग्जाम्पल लिया साबुन का, साबुन जल में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि एल्कोहल में क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि थॉमस ग्राहम के द्वारा दिया गया यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। तो फिर हम आधुनिक मत के अनुसार देखते हैं कि आधुनिक मत क्या कहता है। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार, देखो आधुनिक मत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक मत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि कोलोइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे आधुनिक मत के अनुसार, आधुनिक मत के अनुसार कोलोइड कोई पदार्थ नहीं होता है, कोलोइड कोई पदार्थ नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि पदार्थ की ही, बल्कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट बात आ रही है, पदार्थ की ही एक अवस्था होती है, होती है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखो आधुनिक मत के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक मत के अनुसार हम कह सकते हैं कि कोलोइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है, जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान में रखोगे। तो इसका मतलब हम
पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं। हम क्या कहेंगे? अतः पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। क्या कहा हमने? हमने कहा अतः पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम इन कणों के आकार के आधार पर विलयन के जो 3 भाग हैं, या अपन कह सकते हैं 3 प्रकार, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि थॉमस ग्राम नामक वैज्ञानिक ने विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा। पहला कोलोइड, इसमें हमने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं हो पाते हैं, कोलोइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज इत्यादि। दूसरा प्रकार है हमारे पास क्रिस्टलाभ या क्रिस्टलोइड। इसमें हमने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, जैसे शर्करा, यूरिया, NaOH, NaCl इत्यादि। थॉमस ग्राम का यह वर्गीकरण पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई एक पदार्थ एक विलायक में तो क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि अन्य विलायक में वह कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। हमने 2 एग्जाम्पलों से इस बात को समझा। पहला एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का, कि NaCl जल में क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि बेंजीन में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है। दूसरा एग्जाम्पल लिया साबुन का, कि साबुन जल में कोलोइड की भांति व्यवहार करता है, जबकि एल्कोहल में क्रिस्टलोइड की भांति व्यवहार करता है। यानी ओवरऑल थॉमस ग्राम का यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। तो फिर आधुनिक मत आया। आधुनिक मत के अनुसार क्या कहा गया कि कोलोइड कोई पदार्थ नहीं होता है, बल्कि पदार्थ की ही एक अवस्था होती है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। अतः पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन से? अभी हम पढ़ते हैं। देखो, 3 भाग कौन से होंगे? वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन विलयन। अब हम पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी
अब हम कणों के आकार के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं पदार्थ के कणों के आकार, पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान से समझना, क्या कहा हमने कि पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। देखो, पहला तो है वास्तविक विलयन। क्या कहेंगे, वास्तविक विलयन। दूसरा है कोलोइडी विलयन। कोलोइडी विलयन। और तीसरा है निलंबन विलयन। क्या कहेंगे, निलंबन विलयन। देखो, पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर हमने विलयन को तीन भागों में डिवाइड किया। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलोइडी विलयन और तीसरा निलंबन विलयन। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं ले रहा हूं वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन। देखो, क्या कहेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यह समांगी विलयन होता है। क्या कहेंगे, यह समांगी विलयन होता है। यह समांगी विलयन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी वास्तविक विलयन समांगी विलयन होता है। अब बात करते हैं कि इसमें विलय के कणों का आकार कितना होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे, यहां से लिख रहा हूं मैं, इसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब बात करते हैं कि इसके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख सकते। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी
की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। अगली बात हम क्या कहेंगे कि वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों के द्वारा ही छाना जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली, फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही छाना जा सकता है, दोनों से ही छाना जा सकता है, दोनों से ही छाना जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे NaCl का जलीय विलयन, जैसे NaCl का जलीय विलयन, और अपन कह सकते हैं यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन। ये दोनों एग्जाम्पल वास्तविक विलयन के एग्जाम्पल हैं, NaCl का जलीय विलयन और यूरिया का जलीय विलयन। देखो हमने वास्तविक विलयन के बारे में क्या कहा। सबसे पहले हमने कहा कि यह समांगी विलयन होता है, फिर हमने कहा कि इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट हमने कहा कि वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों के द्वारा छाना जा सकता है। और एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का जलीय विलयन और यूरिया का जलीय विलयन। ये बात तो हुई वास्तविक विलयन की। अब हम बात करते हैं कोलॉइडी विलयन की, तो मैं यहां लिख रहा हूं सेकंड, कोलॉइडी विलयन, कोलॉइडी विलयन। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यह विषमांगी विलयन होता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे यह विषमांगी, यह विषमांगी, यह विषमांगी विलयन होता है, विषमांगी विलयन होता है। नेक्स्ट अपन क्या कहेंगे कि इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। क्या कहेंगे, इसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, के मध्य होता है। अगली बात हम क्या कहेंगे कि इसके कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों का मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके
कणों को नग्न आँखों से तो नहीं देखा जा सकता। नग्न आँखों से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। मैं वापस से आपको समझा रहा हूं कि इसके कणों को नग्न आंखों का मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं, हम कह सकते हैं कि कोलोइडी विलियन को फिल्टर पेपर से तो छाना जा सकता है, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा नहीं छाना जा सकता। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कोलोइडी विलियन को फिल्टर पेपर से तो छाना जा सकता है। फिल्टर पेपर से तो छाना जा सकता है, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं छाना जा सकता। अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं छाना जा सकता। हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे स्टार्च का जलीय विलयन। क्या कहेंगे? स्टार्च का जलीय विलयन। और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन जिलेटिन का जलीय विलयन। जिलेटिन का जलीय विलयन। देखो, एक एग्जाम्पल लिया हमने स्टार्च का जलीय विलयन, एक एग्जाम्पल लिया जिलेटिन का जलीय विलयन, एक एग्जाम्पल अपन और ले सकते हैं सल्फर का, यानी S8, सल्फर का जलीय विलयन। सल्फर का जलीय विलयन। ये एग्जाम्पल कोलोइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। देखो, वापस से हम रिवाइज कर रहे हैं। कोलोइडी विलयन के बारे में हमने क्या कहा कि यह विषमांगी विलयन होता है। फिर हमने कहा कि इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट हमने कहा कि इसके कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। फिर हमने कहा कोलोइडी विलयन को फिल्टर पेपर से तो छाना जा सकता है, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं छाना जा सकता। एग्जाम्पल लिया हमने स्टार्च का जलीय विलयन, जिलेटिन का जलीय विलयन और सल्फर का जलीय विलयन। ये एग्जाम्पल कोलोइडी विलयन के एग्जाम्पल हैं। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड पार्ट। तीसरा है हमारा निलंबन विलयन। निलंबन विलयन। देखो, निलंबन विलयन के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि यह भी विषमांगी विलयन होता है। क्या कहेंगे? यह विषमांगी विलयन होता है। ध्यान से समझेंगे आप,
यह विषमांगी विलयन होता है, विषमांगी विलयन होता है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें विलय के कणों का आकार, विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। फिर अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। फिर हम कह सकते हैं कि निलंबन विलयन के कणों को हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसके कणों को, इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नग्न आंखों से, नग्न आंखों का मतलब मैंने आपको बता दिया है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। नग्न आंखों से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं कि निलंबन विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छाना जा सकता। क्या कह सकते हैं, निलंबन विलयन को, निलंबन विलयन को फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली, फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही, दोनों से ही नहीं छाना जा सकता, दोनों से ही नहीं छाना जा सकता, दोनों से ही नहीं छाना जा सकता। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, निलंबन का एग्जाम्पल क्या होगा, एक तो रेत का जलीय विलयन, या अपन कह सकते हैं मिट्टी का जलीय विलयन। ये लो, रेत का, रेत का जलीय विलयन, रेत मतलब मिट्टी, मिट्टी का जलीय विलयन, रेत का जलीय विलयन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अपन देख सकते हैं कि आंधी आती है, आंधी के पश्चात हवा में धूल के कण तैरते रहते हैं, तो वह भी निलंबन का एग्जाम्पल है। तो हम कह सकते हैं आंधी के पश्चात, आंधी के पश्चात हवा में तैरते धूल के कण, हवा में तैरते धूल के कण। देखो, पहला एग्जाम्पल तो हमने लिया है रेत का जलीय विलयन, या अपन कह सकते हैं मिट्टी का जलीय विलयन, और दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने आंधी के पश्चात हवा में तैरते धूल के कण। तो देखो, निलंबन के बारे में हमने क्या कहा कि यह विषमांगी विलयन होता है, इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है,
इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छाना जा सकता। एग्जाम्पल लिया हमने रेत का जलीय विलयन या अपन कह सकते हैं मिट्टी का जलीय विलयन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने आंधी के पश्चात हवा में तैरते धूल या मिट्टी के कण। तो देखो ये हमने पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला वास्तविक विलयन, दूसरा कोलोइडी विलयन और तीसरा निलंबन विलयन। तीनों की हमने सामान्य परिचर्चा की है। वास्तविक विलयन के बारे में हमने क्या कहा कि यह समांगी विलयन होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। वास्तविक विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही छाना जा सकता है। एग्जाम्पल लिया हमने NaCl का जलीय विलयन और यूरिया का जलीय विलयन। दूसरा हमने लिया कोलोइडी विलयन। इसके बारे में हमने क्या कहा कि यह विषमांगी विलयन होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य का होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। कोलोइडी विलयन को फिल्टर पेपर से तो छाना जा सकता है, परंतु अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं छाना जा सकता। एग्जाम्पल लिया हमने स्टार्च का जलीय विलयन, जिलेटिन का जलीय विलयन, सल्फर का जलीय विलयन। तीसरा हमने पढ़ा निलंबन विलयन। इसके बारे में क्या कहा, यह विषमांगी विलयन होता है। इसमें विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन विलयन को फिल्टर पेपर व अर्धपारगम्य झिल्ली दोनों से ही नहीं छाना जा सकता। एग्जाम्पल लिया हमने रेत का जलीय विलयन, आंधी के पश्चात हवा में तैरते धूल मिट्टी के कण। तो आज की क्लास में हमने कोलोइड के बारे में अध्ययन किया। विसरित होने की प्रवृत्ति के आधार पर पदार्थ 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, कोलोइड और क्रिस्टलोइड। फिर हमने आधुनिक मत के अनुसार पदार्थ के कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में डिवाइड किया। अब देखो, अब जो हमारी अगली क्लास होगी ना, उस क्लास में हम वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन विलयन में अंतर देखेंगे और अंतर अपन टेबल बनाकर देखेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इस वीडियो में इतना ही अपन अध्ययन करेंगे। हम वास्तविक विलयन, कोलोइडी विलयन और निलंबन में हम अंतर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।